हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा है, जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है गाइज। 6 सेट अपन कवर कर चुके हैं गाइज। 25 × 6 गाइज 150 क्वेश्चंस अपने ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। सेट नंबर 7 की बात कर लेते हैं गाइज। फटाफट जुड़ जाएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, नहीं किया है तो। ओके गाइज, तो गाइज 6 सेट के अंदर अपन 150 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज अपना सेट नंबर 7, तो गाइज 151 नंबर क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे गाइज। कंप्लीट क्वेश्चंस को अपन कवर करने वाले हैं। रेलवे के द्वारा जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स हुई थी 5 साल के अंदर, उनके अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए सबको अपन कवर करेंगे गाइज। एग्जाम से पहले अपन कवर कर लेंगे, डोंट वरी गाइज। और टॉपिक वाइज अपनी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर भी अपन एग्जाम से पहले सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे गाइज। तो आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की बात करेंगे गाइज। क्वेश्चन कहता है कि 4 kg भार की एक वस्तु, तो गाइज मास मेरे को दे रखे हैं 4 kg। ध्यान रखिएगा, मास दे रखा है मेरे को 4 kg। वस्तु को क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। गाइज ये इस डायरेक्शन में जा रही है 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ओके गाइज, जा रही है। गाइज इसकी गति को 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए, तो गाइज ये आप इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी मान सकते हो कि 5 मीटर प्रति सेकंड है। आगे गाइज आप इसकी जो वेलोसिटी है उसको बढ़ा रहे हो 10 मीटर प्रति सेकंड तक। इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो 10 मीटर प्रति सेकंड तक। तो गाइज इस पर किया गया कार्य क्या होगा। गाइज सिंपल से न्यूमेरिकल है गाइज। ये आपके एनटीपीसी ग्रुप डी में भी नॉर्मल एग्जाम्पल आने की संभावना बनती है गाइज, अच्छे से समझिएगा। गाइज यहाँ पे कुछ नहीं किया गया गाइज, आपका मास हमेशा फिक्स होता है। ओके, तो दोनों कंडीशन के अंदर गाइज आपका मास फिक्स है। पहली कंडीशन के अंदर गाइज जो आपकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरे कंडीशन के अंदर गाइज आपकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। गाइज दोनों कंडीशन के अंदर यहाँ पे कार्य आपका W1 है, यहाँ पे कार्य W2 है। तो गाइज आपको दोनों का डिफरेंस बताना है, W2 - W1। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इस स्पीड को यहाँ तक पहुँचाने में किया गया कार्य कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो गाइज देखिएगा यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, तो गाइज अपन जो कार्य होगा, कार्य को दूंगा गाइज मैं काइनेटिक एनर्जी से दूंगा, और काइनेटिक एनर्जी बन जाती है मेरी 1/2 mv² से। तो गाइज पहला जो केस है इसके अंदर बन जाएगा 1/2। मास गाइज मेरे पास में 5 है, वेलोसिटी हो जाएगी मेरे पास में 5 का होल स्क्वायर। ओके गाइज, सही है। गाइज यहाँ पे मेरे को दे रखा है मास 4 kg, तो मास 4 kg है गाइज मेरे पास में। ओके गाइज, तो ये हो जाएगा मेरा 2 × 25 गाइज 50, ठीक है। जूल कार्य होता है जूल के अंदर। दूसरे केस के अंदर निकाल लेते गाइज 1/2, मास वही आपका 4 रहने वाला है। v² गाइज आपका 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे गाइज हो जाएगा आपका 2 × 10 का होल स्क्वायर। गाइज ये हो जाएगा 2 × 100, ये हो जाएगा 200 जूल। गाइज पहले आपका 50 जूल था, 50 जूल से आपको 200 जूल तक पहुंचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, आपको गाइज 150 जूल कार्य करना पड़ेगा। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन गाइज, एग्जाम के अंदर पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो अच्छे से आप सॉल्व करते रहेगा। यहाँ पे अपन ने कुछ नहीं किया गाइज, 1/2 mv² का फॉर्मूला यूज में लिया है, काइनेटिक एनर्जी वाला। 2 केस बने थे अपने पास में, और दोनों केस के अंदर गाइज जो भी निकल के आया उन दोनों का मैंने डिफरेंस निकाल दिया, और गाइज मेरा आंसर निकल के आ गया। क्लियर है गाइज। आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कहता है, किस अभिक्रिया द्वारा कौन सी रिएक्शन है उसके द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। देखिए गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज़ तो होती है आपकी, कोई भी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल आप चढ़ा रहे हो, जैसे कि गाइज आपका लोहे के ऊपर आप जिंक की लेयर चढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे गाइज जो प्रोसेस काम में लेते हो उस प्रोसेस को कहते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर है गाइज। यदि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट चढ़ा रहे हो, एक मेटल के ऊपर आप दूसरे मेटल चढ़ा रहे हो, तो जो प्रोसेस काम में ली जाती है उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गाइज एक प्रोसेस और होती है गाइज, आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन है गाइज, कोई भी और है यहाँ पे से, कोई भी अयस्क है आपके पास में, और गाइज उस अयस्क से आप उस मेटल का निष्कासन करना चाहते हो, यानी गाइज दोनों को सेपरेट करना चाहते हो। ध्यान दीजिएगा, सेपरेट करना चाहते हो आप। सेपरेट करने के लिए आप एक प्रोसेस काम में लेते हो, उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है। तो गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर C। गाइज इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा निष्कासन किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, यानी जैसे कि कोई भी अयस्क है, अयस्क में से आपको मेटल निकालनी है, तो गाइज आप क्या करोगे, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे उसके सॉल्यूशन के अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी भी कौन सी होगी गाइज, आपकी DC होगी। आप DC प्रोवाइड करोगे तो वो प्रोसेस कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस, और उस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, आपका जो मेटल होगा वो आपके अयस्क से पृथक हो जाएगा। एक दूसरी प्रोसेस होती है जिसको अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या होता है, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। क्लियर है गाइज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, वे कौन से समूह से संबंधित है।
जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, जिनके अंदर प्लांट बॉडी नहीं होती, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ब्रायोफाइटा या फेनरोगेमस, टेलोफाइटा या टेरिडोफाइटा, जिनके अंदर पौधे के भाग उपस्थित नहीं होते। गाइज आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में थेलोफाइटा। थेलोफाइटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है। यहाँ पे कंप्लीट आप डिटेल पढ़ सकते हो थेलोफाइटा के बारे में। देखिएगा, थेलोफाइटा पहले पादप जगत का एक डिवीजन के रूप में मान्य था। पहले इसको एक अपन कह सकते हैं डिवीजन, यानी उसके अलग अलग भाग के रूप में मान्य था, परंतु अब वह वर्गीकरण निष्प्रभावी हो चुका है। अभी जो डिवीजन वाला है निष्प्रभावी हो चुका है। थेलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल, लाइकेन आते थे। कवक, शैवाल, लाइकेन आते थे। कभी कभी जीवाणु और मिक्सोमाइकोटा को भी इसमें शामिल कर लिया जाता था। इनके जनन तंत्र अस्पष्ट, इनके जन्म तंत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगेम भी कहते हैं। गाइज थेलोफाइटा को दूसरे शब्दों में क्रिप्टोगेम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जनन तंत्र है वो अस्पष्ट होता है गाइज। ओके गाइज, थेलोफाइटा को अब शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, लाइकेन आदि असंगत जीवों का ग्रुप माना जाता है गाइज। आगे इसमें वे पादप आते हैं जिनका शरीर सुपरिभाषित नहीं होता, यानी इनका जो शरीर है, स्ट्रक्चर है, वो वेल डिफाइंड नहीं होता। ध्यान रखिएगा, वेल डिफाइंड नहीं होता। थेलस का मतलब होता है अनडिफ्रेंशिएटेड, यानी अपरिभाषित। थेलस का मतलब अपरिभाषित। इस समूह के अंतर्गत आने वाले पादपों को शैवाल कहते हैं। अधिकांशतः जलीय होते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं आपको, स्पायरोगायरा वगैरह। ओके गाइज, तो थेलोफाइटा का सिंपल शब्द है, इनको क्रिप्टोगेम भी कहते हैं और उनका जो शरीर होता है गाइज वो अपरिभाषित होता है। ओके गाइज, देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154 आपका कहते हैं, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े तो करंट का मान क्या होगा? गाइज मैं सीरीज में जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये सपोज कीजिएगा 10 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये 30 ओम का है, ठीक है। सीरीज में जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने कोई वोल्टेज जोड़ दिया, वोल्टेज सोर्स। गाइज इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या बनने वाली है? तो गाइज हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि सीरीज आपका यह श्रेणी क्रम है तो करंट आपके हमेशा सेम रहती है। इसके अंदर भी आई करंट जाएगी, इसके अंदर भी आई करंट जाने वाली है, इधर भी आई करंट जाने वाली है, इधर भी आई करंट जाने वाली है, बाहर भी आई निकलने वाली है। करंट आपकी हमेशा सेम होती है। तो अलग अलग क्या होगा? तो गाइज आपका अलग अलग क्या बनेगा? श्रेणी क्रम के अंदर आपका वोल्टेज अलग अलग बनेगा। इसके टर्मिनल पे वोल्टेज गाइज आपका V1 बनेगा, इसके टर्मिनल पे वोल्टेज आपका V2 बनेगा और इसके सिरों पे वोल्टेज आपका V3 बनेगा, ठीक है। यदि आप श्रेणी क्रम में कनेक्ट करते हो तो गाइज करंट की वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है, वोल्टेज की वैल्यू आपकी अलग अलग हो जाती है। तो गाइज यहाँ पे आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई है, तो करंट आपका हमेशा एक समान रहता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और गाइज इसके अपोजिट यदि मैं पैरेलल कनेक्ट कर दूँ, सबको मैं पैरेलली कनेक्ट कर देता हूँ गाइज, जिसकी यहाँ पे मैं एक वोल्टेज सोर्स जोड़ देता हूँ 60 वोल्ट का जो भी है। तो गाइज इसके अंदर I1 करंट जाएगी, इसके अक्रॉस I2 करंट जाएगी, इसके अक्रॉस I3 जाएगी, ठीक है। तो समांतर में क्या होगा? समांतर में आपकी जो करंट है वो तो अलग अलग बनेगी और आपका जो वोल्टेज है वो सेम बनेगा, ठीक है। इसके टर्मिनल पे भी आपका 60 वोल्ट रहने वाला है, इसके सिरों पे भी 60 वोल्ट रहेगा, 60 कनेक्ट किया मैंने तो इसके सिरों पे भी 60 रहने वाला है। क्लियर है? तो एक बार मैं दोनों से दोबारा से लिख देता हूँ, सस्पेंस नहीं हो, दोनों का मैं अलग से लिख देता हूँ गाइज। श्रेणी हो गया, ये सीरीज हो गया गाइज, ये आपका पैरेलल हो गया। ओके गाइज, इसके अंदर आपकी करंट सेम रहती है, करंट सेम और यहाँ पे आपका वोल्टेज सेम। ओके गाइज, और यहाँ पे आपका वोल्टेज डिफरेंट होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, यहाँ पे आपका करंट डिफरेंट रहता है। पैरेलल के अंदर पैरेलल इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है गाइज। ओके, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया जाता है और श्रेणी क्रम आपका इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, जिसके अक्रॉस अपन कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर गाइज? तो इसके अंदर आपका आई वैल्यू रहने वाली है, इसमें आपकी I1 हो जाएगी, इसमें आपकी I2 हो जाएगी और गाइज इसके सिरों पे वोल्टेज आपका V1 हो जाएगा, इसके सिरों पे आपका वोल्टेज V2 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका V रहने वाला है, इसके सिरों पे भी वोल्टेज आपका V रहने वाला है, ये V है। तो ओके, इस तरीके से अपन इसको समझेंगे। सीरीज़ का मतलब गाइज ये आपका श्रेणी है और ये आपका समांतर है। ओके, और गाइज एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे R इक्विवेलेंट हो जाता है आपका R1 + R2 और यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट बनता है आपका 1/R1 + 1/R2, ठीक है। ये दोनों आपके अलग अलग मैंने बता दिए एक बार आपको। चलो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है,
मेंडलीव ने सबसे पहले आउट सारणी दी थी, पीरियोडिक टेबल दी थी, उसमें तत्व के गुणों को किस अकॉर्डिंग रखा गया था। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। तो गाइस मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसने जो भी एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया था अपने टेबल के अंदर, तो उसने एक ही चीज़ देखी थी, तत्वों का परमाणु द्रव्यमान देखा था। तो गाइस आंसर बनने वाला है यहाँ पे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, मेंडलीव ने क्या देखा था गाइस, मेंडलीव ने मास देखा था, और मोजले ने क्या देखा था गाइस, मोजले ने देखा था आपका क्रमांक, एटॉमिक नंबर। मोजले ने नंबर देखा था गाइस, और मोजले ने आधुनिक पीरियोडिक टेबल दी थी। आधुनिक किसने दी, मोजले ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। रेड एंट्स के अंदर कौन सा आपका एसिड प्रेजेंट होता है गाइस। ऑप्शन आपका है मेलिक, फॉर्मिक, टैनिक या ऑक्जेलिक। देखिए गाइस मेलिक एसिड की बात करें तो गाइस ये आपका फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। बात करें एग्जाम्पल जैसे कि एप्पल वगैरह हो गए। गाइस फॉर्मिक एसिड है वो आपका एंट्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि आपकी चींटी के डंक में हो गया। टैनिक एसिड की बात करें तो गाइस ये आपका किस काम में लिया जाता है गाइस, ये आपका एंटीडोज के रूप में काम लिया जाता है। एंटीडोट, जैसे कि आपको टॉनिक अपन किसको बोलते हैं, जहर को बोलते हैं, तो गाइस ये आपका एंटीटोनिक के रूप में काम लिया जाता है। यह पॉइजन को काटने के लिए काम में लिया जाता है। पॉइजन को दूर करने के लिए आपका टैनिक एसिड काम में लिया जाता है गाइस, एंटी पॉइजन के लिए। और गाइस आपका जो ऑक्जेलिक है ये भी आपका प्लांट या फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। प्लांट्स में भी पाया जाता है और कई प्रकार के फ्रूट्स के अंदर भी आपका ऑक्जेलिक पाया जाता है। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा गाइस, लाल चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। गाइस इसका दूसरा नाम और होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा उससे, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड इसको बोलते हैं गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि मेथेनोइक एसिड किस में पाया जाता है, तो मेथेनोइक एसिड है गाइस वो पाया जाता है आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। चाहे फॉर्मिक एसिड बोल दीजिएगा गाइस, मेथेनोइक एसिड बोल दीजिएगा, एक ही बात होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2O2। मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका CH2O2 गाइस। आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका है कि जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है गाइस। देखिएगा सबसे पहले मैं बात करूँगा जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है जिसको अपन त्वरण बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन होती है वेग में परिवर्तन की दर, dv/dt। एक्सीलरेशन दिया जाता है dv/dt को साथ में। ओके गाइस, अब देखिएगा यदि मैं इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन कर दूँ, ओके, तो ये किसके अपोजिट हो जाएगा गाइस, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। तो गाइस यदि मेरी कोई इधर से वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है और मैं एक्सीलरेशन को नेगेटिव कर देता हूँ, तो गाइस इसका मतलब है सिंपल सा वो वेलोसिटी के आपके विपरीत होगा। क्योंकि जो एक्सीलरेशन या जो त्वरण की डेफिनेशन है, त्वरण की डेफिनेशन ये कहते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर। समय के साथ में गाइस वेग में कितना परिवर्तन होता है, समय के साथ में वेग में कितना परिवर्तन होता है गाइस, वो कहलाता है आपका dv/dt कहलाता है आपका त्वरण। क्लियर है गाइस। यदि आप इसमें नेगेटिव त्वरण है तो वो किसके विपरीत होने वाला, आपका वेलोसिटी के त्वरण विपरीत होने वाला है गाइस। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइस। और गाइस जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है इसको दूसरी भाषा में रिटार्डेशन बोला जाता है। रिटार्डेशन को हिंदी में बोला जाता है मंदक, ठीक है। और पॉजिटिव एक्सीलरेशन को हम पर नॉर्मली एक्सीलरेशन बोलते हैं। और जो यूनिट होती है वो होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यूनिट होती है इसकी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी, त्वरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका है कि जो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलेगी। गाइस ये पानी और ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। गाइस पानी और ब्लीचिंग पाउडर को मैं मिला दूँ तो कौन सी गैस निकलेगी। तो गाइस पानी और ब्लीचिंग पाउडर को मिलाऊंगा तो गाइस मेरे पास में एक तो CaOH का होल 2S बनेगा, फिर गाइस मेरे पास में Cl2 निकलेगी। ये कहलाता गाइस मेरा बिना बुझा चूना, COH होल 2S कहलाता गाइस मेरा बुझा चूना, ठीक है। तो बुझा चूना मिलेगा मेरे को। और गाइस ये कहलाता मेरा ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 कहलाता गाइस ब्लीचिंग पाउडर, CaOH का होल 2S कहलाता आपका बुझा हुआ चूना गाइस। तो यहाँ पे जो गैस निकलने वाली है वो है क्लोरीन। तो गाइस आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में क्लोरीन। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलेगी गाइस, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। गाइस खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है। गाइस कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं वो कुछ समय के बाद में सड़न पैदा करने लगते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि जैसे कि सपोज कीजिएगा ऑयली कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑयल से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं वो कुछ समय के बाद में गाइस सड़न पैदा करने लगता है। और इस सब के पीछे एक ही रीज़न होता है आपका ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडेशन। पैकिंग पैकेट होता है जैसे कि चिप्स का हो गया, नमकीन का हो गया, तो उनको सड़ने से बचाने के लिए उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। पैकिंग
पैकिंग के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? सड़ने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है गाइज। निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है गाइज? यानी वो कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ में पाया जाएगा। ऑप्शन गाइज यहाँ पे आपका है बल। दूसरा ऑप्शन गाइज आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी दिया जाता है विस्थापन में परिवर्तन की दर को। संवेग मोमेंटम दिया जाता है मास इंटू वेलोसिटी के साथ में। जड़त्व है, जड़त्व गाइज अपन इसको कह सकते हैं एज ए मास ही बोल सकते हैं गाइज। सिंपल सी भाषा में बात करें तो अपन इसको मास ही बोल सकते हैं। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। तो गाइज यहाँ पे आपका कौन सा प्रकृति में हमेशा नहीं पाया जाता? गाइज यहाँ पे आप देखिएगा बल है। बल गाइज हमेशा दो चीज़ों के बीच में लगेगा। यदि ये ऑब्जेक्ट है आपके पास में तो गाइज ये यदि किसी सरफेस पे लगता है तो ये दूसरी सरफेस आएगी, ठीक है। तो इसको जैसे इसी प्रकार दो पिंडों के बीच में लगेगा। तो यानी जो बल है हमेशा कम से कम आपके लिए बल लगने के लिए दो चीज़ें कंपलसरी है, दो सरफेस का होना जरूरी है, तभी तो अपने को पता लगेगा कितना बल लग रहा है। तो गाइज आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। बल गाइज आपके लिए हमेशा दो चीज़ें होना जरूरी है इसके अंदर, दो सरफेस के बीच में लगता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है आपका बल हमेशा। ऑप्शन नंबर ए आपका कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? बायोगैस प्लांट के अंदर गाइज ऑप्शन आपके पास में मीथेन दे रखा है, H2S दे रखा है, CO2 दे रखा है, CO दे रखा है। तो गाइज ये आपका जो CO है इसको अपन बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। और गाइज ये दहन की वजह से पैदा होती है। कोयले का दहन किया जाता है बंद कमरे के अंदर, अपन जलाते हैं तो गाइज वो आपका उसके फलस्वरूप CO पैदा होती है। बंद कमरे के अंदर अपन गाइज अंगीठी वगैरह रखते हैं तो फलस्वरूप जो गैस बनती है वो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बायोगैस के अंदर उत्पन्न नहीं होती गाइज। आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कंप्लीट क्वेश्चन देखिएगा। इसी तरीके से मैथ के क्वेश्चंस भी अपन चल रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन भी 170 के समथिंग हो गए। एग्जाम से पहले अपन सब कवर कर लेंगे गाइज, ठीक है। सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, बस अपन साइंस और मैथ पे अपना फोकस कर लिया तो गाइज अपना सिलेक्शन श्योर है। और कोशिश करेंगे इसी प्रकार से रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके सॉल्व करने के। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे है कि 2 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु, गाइज 2 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु पर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बनेगी? सिंपल सा गाइज मेरे से पूछा गया कि गतिज ऊर्जा कितनी बनेगी। तो गाइज गतिज ऊर्जा मेरा फॉर्मूला बन जाता है 1/2 mv² से। क्वेश्चन में पूछा गया गतिज ऊर्जा कितनी बनेगी तो गाइज मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया 1/2 mv² से। अब गाइज यहाँ पे मास तो मेरे को दे रखा है, इस फॉर्मूले में मास तो मेरे को दे रखा है, मेरे को वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी निकालने के लिए गाइज मेरे को चाहिएगा गति का पहला समीकरण। तो गाइज वेलोसिटी निकालूंगा मैं u + at से। अब गाइज वस्तु को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, वस्तु को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है ये बन जाएगा मेरा नेगेटिव एक्सीलरेशन। क्लियर है? प्लस ए बन गया मेरा -g, क्योंकि एज ए ग्रेविटी की वजह से मैंने g ले लिया गाइज, यहाँ पे भी g दे रखा है। तो गाइज मेरा जो फॉर्मूला बन गया u - gt। मैंने कुछ नहीं किया, गतिज ऊर्जा निकालनी थी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे मास था, मेरे को वेलोसिटी चाहिए थी, तो वेलोसिटी के लिए गाइज मैं गया गति के पहले समीकरण पे, v = u + at। वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो गाइज मैंने u को कर दिया +a को कर दिया मैंने -a। अब जो दे रखा है मैं यहाँ पे रख दूंगा गाइज। यूँ गाइज मेरे को दे रखा है 20, तो 20 मैं यहाँ पे रख देता हूँ। -g की वैल्यू गाइज कह रहा है कि 10 ले लीजिएगा, g की वैल्यू तो 10 ले लेते हैं। t की वैल्यू गाइज यहाँ पे आपको 2 सेकंड दे रखा है, 2 सेकंड, तो t की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ। तो गाइज 20 - 20 यानी गाइज मेरे पास में 0 आ गई। तो v की वैल्यू गाइज मेरे पास में 0 आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी? 1/2 m × 0 का होल स्क्वायर। गाइज मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 0 जूल। क्लियर है गाइज? किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, अपना आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर बन गया अपना ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइज चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कहता है कि गाइज ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पे बन सकता है। क्वेश्चन आपसे कहा गया कि सेंटीग्रेड से केल्विन पैमाने पर, सेंटीग्रेड से केल्विन पैमाने पर टेम्परेचर को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गाइज सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है आपको, सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है तो गाइज आप 273 ऐड कर दीजिएगा। आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं एक यहाँ पे चीज़ लिख रहा हूँ, वो भी आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आप लोगों के लिए। c/5 = क्या हो जाता है? f - 32 अपॉन में 9 = हो जाता है k - 273 अपॉन में 5 = गाइज r/4। अब गाइज यहाँ से अपन किसी का भी किसी में कन्वर्जन कर सकते हैं, जो भी अपने को चाहिए। ठीक है, c यहाँ पे सेंटीग्रेड है, आप सभी को पता है, f यहाँ पे फ़ारेनहाइट है पता है, k यहाँ पे केल्विन है, r क्या है गाइज यहाँ पे थोड़ा इसका ध्यान रख लीजिएगा। r क्या है? r के बारे में थोड़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक इसको बोलते हैं र्यूमर,
र्यूमर बोला जाता है आर को। ठीक है गाइज। C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K - 273/5 इक्वल टू R/4। तो गाइज यदि आपको C दे रखा है, R पूछ रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशन लगा दीजिएगा C/5 इक्वल टू R/4 वाला। क्लियर है। यदि आपको C की वैल्यू दे रखी है, कह रहा है कि इसको र्यूमर में बदलिएगा, तो गाइज ये रिलेशन लगा दीजिएगा। ओके। यदि आपको F देखिए R पूछ रहा है, तो गाइज ये ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा, दोनों को बराबर लिख दीजिएगा। यदि F देखिए R पूछ रहा है, तो गाइज F-32/9 इक्वल टू R/4 करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है। तो बस आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है, इसके बेस पे आप सोल्व कर दोगे गाइज। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर क्या उत्पन्न करती है? गाइज मैं मेटल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने गाइज एक मेटल ले ली, सपोज कीजिएगा मैंने सोडियम ले लिया, ये तो मैंने मेटल ले ली। गाइज एक मैं एसिड ले लेता हूँ, कोई भी एसिड ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने HCl ले लिया, तो गाइज मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ Na + 2 HCl के साथ में। तो गाइज क्या बनेगा मेरे पास में? NaCl बनेगा। ठीक है। धातुएं अम्लों के साथ में रिएक्शन से क्या पैदा करती है? तो गाइज NaCl बनेगा, NaCl मेरा साल्ट बनेगा। तो गाइज और क्या बन के आएगा यहाँ पे? आंसर देख लेते हैं। आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ में लवण और हाइड्रोजन। तो गाइज यहाँ पे NaCl तो बन चुका आपका, Na + Cl + 2 हाइड्रोजन + H2। ओके गाइज। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जैसे कि मैंने Na लिया प्लस गाइज मैंने HCl लिया, मैंने रिएक्शन करवाई तो NaCl बन गया प्लस गाइज मेरे पास में H2 बन गया। ठीक है। इसको मैं 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरा 2 हो जाएगा गाइज। ओके ओके गाइज, क्लियर है। ये हो जाएगा मेरा कंप्लीट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका निम्न में से टिंडल प्रभाव कौन दर्शाता है? देखिएगा सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे और एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। अभी मैं क्वेश्चन पहले वो करवा रहा हूँ जो मेरे पास में बाइलिंगुअल अवेलेबल है, और बाइलिंगुअल गाइज कौन कौन से पेपर आ रखे हैं उनमें से ही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक बार मेरा बाइलिंगुअल कंप्लीट हो जाएगा तो गाइज जो सिंगल हिंदी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इसी सीरीज़ के अंदर आप लोगों को आगे तक। ठीक है। क्योंकि मेरे पास गाइज आपकी जो NTPC और ग्रुप डी के क्वेश्चन है मेरे पास में हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो गाइज मैं उनको आपके लिए लास्ट में लेके आऊँगा। तो पहले मैं गाइज नॉर्मल वो क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो कि LP एग्जाम के अंदर, JN एग्जाम के अंदर बाइलिंगुअल मेरे पास में अवेलेबल है। गाइज आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि टिंडल प्रभाव कौन दर्शाता है? गाइज टिंडल प्रभाव होता क्या है? गाइज कोई भी मेरे पास में बर्तन है, बर्तन में से गाइज कोई भी इसमें लिक्विड डाला है, लिक्विड यानी ये पार्टिकल हो गए। गाइज यदि पार्टिकल आपका एक प्रॉपर्टी दर्शाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यदि इसके अंदर जो भी पार्टिकल है, जो भी प्रकाश आ रहे हैं, ठीक है, उस प्रकाश का स्कैटर कर देते हैं, उस प्रकाश को बिखेरते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय ए कोलाइड सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है। यानी कोई भी आपके पास में विलियन है, उस विलियन के अंदर जो भी पार्टिकल है, उन पार्टिकल्स के द्वारा यदि प्रकाश का स्कैटरिंग होता है तो वो कहलाता है आपका टिंडल इफेक्ट। और गाइस ये आपका दर्शाया जाता है मिल्क के द्वारा इजीली। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा गाइस, दूध के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका है कि जो सीलिंग फैन और जो साइकिल है, सीलिंग फैन हो गई या जो साइकिल हो गई, उसके गाइस जो भी हब और एक्सेल्स है, जो भी हब और धुरी है, सीलिंग फैन हो गया या साइकिल हो गई, उसके जो एक्सेल है, एक्सेल के बीच में गाइस घर्षण को कम करना है आपको। तो गाइस घर्षण को कम करने के लिए किस मशीन पुर्जे का उपयोग किया जाता है? गाइस यहाँ पे आपसे पूछा गया मशीन पुर्जे की बात हो रही है, घर्षण को कम करने के लिए किस मशीन पुर्जे का यूज किया जाता है? गाइस यदि पुर्जे के अलावा आपसे पूछते लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट अपन बोलते थे, जैसे गाइस अपना ऑयल हो गया, ऑयल अपन डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, ऑयल ग्रीस ये सब क्या गाइस ये आपके एक प्रकार के लुब्रिकेंट है। घर्षण को कम करने के लिए ऑयल या ग्रीस का यूज करते हैं, वो कहलाता है आपका लुब्रिकेंट। यहाँ पे आपकी से बात हो रही है पुर्जे की बात हो रही है। तो गाइस घर्षण को कम करने के लिए कौन से पुर्जों का यूज करेंगे? गाइस आंसर बनेगा यहाँ पे बॉल बियरिंग का, ऑप्शन नंबर ए। घर्षण कम करने के लिए अपन बॉल बियरिंग का यूज करेंगे। देखिए ऑप्शन में से कौन सा पदार्थ आपका चमकदार दिखाई देता है? फॉलोइंग मटेरियल हैज ए शाइनी अपीयरेंस। कौन सा पदार्थ आपका चमकदार दिखाई देगा? तो गाइस चमकदार वाली जो प्रॉपर्टी जो होती है स्पेशली आपकी पाई जाती है मेटल्स के अंदर पाई जाती है, धातु के अंदर पाई जाती है। तो गाइस दिए गए ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइस। ठीक है, धातुओं के अंदर पाया जाता है, बाकी आपके अधातु है यहाँ पे। ओके, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सफ़ेद प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम विचलित कौन सा होगा? ये गाइस मेरे पास में प्रिज्म है। प्रिज्म से गाइस मैंने व्हाइट प्रकाश इंटर करवाया,
ये गाइज मेरा हो जाएगा अलग अलग प्रकाश हो जाएगा, ये हो जाएगा VIBGYOR। ओके, तो गाइज सबसे कम विचलन किसका होगा? तो गाइज सबसे कम विचलन होगा आपके रेड का। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विचलन किसका बनेगा आपका? इधर वॉयलेट का। तो गाइज सबसे कम विचलन किसका होगा? रेड का आपका सबसे कम विचलन होगा गाइज। ओके, VIBGYOR। इधर जाऊंगा तो लैम्बडा की वैल्यू बढ़ेगी, इधर जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी वैल्यू कम होगी, और इधर जाऊंगा तो विचलन की वैल्यू कम होगी। क्लियर है? मैंने सब लिख दिया है। विचलन कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, लैम्बडा की वैल्यू आपकी बढ़ेगी गाइज। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। कौन सा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है? दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप कौन सा है गाइज? प्रवाल सर्प, नाग, किंग कोबरा या मांबा? गाइज आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ में किंग कोबरा। दुनिया का सबसे लंबा और विषैला सांप है आपका किंग कोबरा, ऑप्शन नंबर सी। गाइज कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? गाइज कान के 3 भाग होते हैं, एक आपका बाह्य हिस्सा होता है, एक बीच वाला हिस्सा होता है, एक अंदर वाला हिस्सा होता है। एक आपका आउटर हो गया, एक मिडल हो गया, एक अंदर वाला हो गया। कान के 3 हिस्से होते हैं गाइज। जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसके अंदर एक पिन्ना पाया जाता है, या तो आप इसको पिन्ना बोल सकते हो गाइज, ठीक है, पिन्ना बोल सकते हो इसको, ठीक है। पिन्ना क्या करता है गाइज? पिन्ना क्या करता है? वायु के अंदर उपस्थित जितनी भी तरंगे हैं उनको एकत्रित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। पिन्ना का काम क्या है? वायु के अंदर उपस्थित जितने भी वेव्स हैं उनका कलेक्शन करके ध्वनि उत्पन्न करना। क्लियर है गाइज? और अपन बात करें जो मिडल है, मिडल में पाया जाता है ओसिलस, और गाइज जो इनर है, इनर में पाया जाता है कोक्लिया। और गाइज ये जो कोक्लिया है यही आपका काम करता है ध्वनि को विद्युत में कन्वर्ट करने का। देखिए पिन्ना क्या करेगा? वायु को ध्वनि में बदलेगा, और ये कोक्लिया क्या करेगा? ध्वनि को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में कोक्लिया। कोक्लिया किस में पाया जाता है गाइज? कोक्लिया पाया जाता है आपका यहाँ पे इनर में, कोक्लिया पाया जाता है इनर में, पिन्ना पाया जाता है आपका आउटर के अंदर। गाइज यहाँ पे एक टर्म्स और आ रही है आपका टाइम्पैनी मेम्ब्रेन। गाइज ये जो कर्णपटलीय झिल्ली है ये काम आता है आउटर लेयर को मिडल लेयर से अलग करने में। आउटर और मिडल लेयर को किससे कनेक्ट करते हैं, किससे सेपरेट करते हैं? वो है आपकी कर्णपटलीय झिल्ली, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन। तीनों चीज़ ध्यान में रखिएगा। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज को अवायवीय रूप से तोड़ा जाता है। अवायवीय रूप से, अवायु की को मतलब हो गया वायु की अनुपस्थिति, वायु अब्सेंट है। अवायवीय का मतलब वायु अब्सेंट है गाइज। ग्लूकोज है C6H12O6। गाइज इसको मैं वायु की अनुपस्थिति में रखता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास में C2H5OH। ओके गाइज, ये मेरे पास में बनेगा। प्लस गाइज जो निकलने वाला है वो यहाँ पे CO2 निकलने वाली है। इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट बनने वाला है। तो गाइज देखिएगा, आप सभी को पता है कि गांव के अंदर देसी शराब बनाते हैं, तो देसी शराब किस तरीके से बनाई जाती है? वो इसी तरीके से बनाई जाती है, यानी वायु की अनुपस्थिति वो गाइज उसको कहीं ना कहीं दबा के रख देते हैं, उसकी वजह से वो भी गाइज एक प्रकार का आपका यही तरीका है। ये जो C2H5OH है गाइज ये आपका एल्कोहल हो गया, ये एल्कोहल हो गया, और ये आपका ग्लूकोज हो गया। क्लियर गाइज? यानी गाइज यहाँ पे वायु एब्सेंट है, और ये जो प्रोसेस कहलाती है ये कहलाती है आपकी फर्मेंटेशन या किण्वन। ठीक है, इसको अपन इथेनॉल बोलते हैं, वैसे इथेनॉल बोलते हैं। ये एक प्रकार का एल्कोहल हो गया गाइज। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मानव की आंख निम्न में से कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है गाइज? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या प्रक्षेपण? गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं किया है तो बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम के लिए। और पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा एग्जाम से पहले एक बार नोट्स बना लीजिएगा, साथ साथ में बनाते चल रहे हो तो। गाइज क्वेश्चन का आंसर जाने वाला है यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? परमाणु से अणु का निर्माण होता है, अणु से कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो गाइज ये आपका मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखिएगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? परमाणु भी आपका सबसे छोटा कण है, अणु भी आपका सबसे छोटा कण है। परमाणु गाइज आपका प्रकृति के अंदर स्वतंत्र नहीं पाया जाता, ये आपका अणु स्वतंत्र पाया जाता है। क्लियर? तो दोनों भी गाइज आपके तत्वों के सबसे छोटे कण हैं, लेकिन परमाणु आपका स्वतंत्र नहीं होता, अणु आपका स्वतंत्र होता है। और परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है गाइज? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो गाइज क्वेश्चन का आंसर जाने वाला है आपका CaSO फॉर डॉट ऑफ हाफ H2O। तो गाइज ये तो बन गया आपका जिप्सम का, ये हो गया जिप्सम। और इस जिप्सम को गाइज आप गर्म करोगे तो गाइज आपके पास में हो जाएगा हाफ H2O। ये हाफ H2O बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। जिप्सम का फॉर्मूला बनता है CaSO फॉर डॉट टू H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बनता है CaSO फॉर डॉट ऑफ हाफ H2O। गाइज विटामिन B1 को भी कहा जाता है, B1 को क्या कहा जाता है गाइज बता दीजिएगा। देखिएगा थाइमिन है, थाइमिन को B1 बोला जाता है, राइबोफ्लेविन को B2 बोला जाता है, नियासिन को B3 बोला जाता है गाइज, बायोटिन को गाइज अपन B7 बोलते हैं, या गाइज इसको H भी बोला जाता है, विटामिन H बोल दीजिएगा या B7 बोल दीजिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड आपका गाइज विटामिन C हो गया। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 को बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी आपका थाइमिन। ओके गाइज, B1 को थाइमिन बोला जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन बोला जाता है, B3 को नियासिन बोला जाता है, B7 को बायोटिन बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है विटामिन C को। गाइज इसी के साथ में ये सेट मेरा कंप्लीट होता है। 175 क्वेश्चंस अपने कवर हो चुके हैं। एग्जाम से पहले गाइज मैं 2000 MCQ आपको श्योर करवाऊंगा, चाहे ज़्यादा करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, इतने MCQ मैं आप लोगों को श्योर करवाऊंगा। ओके, बस कंटिन्यू जुड़ी रहेगा और सब क्वेश्चंस देख लीजिएगा। मेरा टारगेट यही है कि आपको मैं 2000 MCQ जरूर करवा दूँ। NTPC के लिए, ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। गाइज धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।